गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम मैनेजमेंट के पहले चैप्टर के 1.2 पार्ट के नेक्स्ट सेक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम हेनरी फेयोल के प्रबंध के सिद्धांत, जो 14 सिद्धांत हेनरी फेयोल ने दिए, वो पढ़ेंगे और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। हेनरी फेयोल एफ.डब्ल्यू. टेलर के जैसे ही एक एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर थे। इन्होंने अपनी एक पुस्तक में और अपने अनुभव के आधार पर प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए। हम उन सिद्धांतों को पढ़ेंगे और प्रबंध के सामान्य कार्य क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ये पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रबंध के जो सिद्धांत पढ़ेंगे, इनकी हेडिंग पढ़ेंगे और उसके बाद हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। हेनरी फेयोल। सबसे पहले हम हेनरी फेयोल के बारे में पढ़ें कि हेनरी फेयोल कौन थे। तो हेनरी फेयोल वॉज अ फ्रेंच मैनेजमेंट थिंकर। फ्रांस के रहने वाले थे और प्रबंध के एक चिंतक हुए। फेयोल was the first to identify 4 functions of management. फेयोल ने सबसे पहले प्रबंध के कार्य गिनाए। प्लानिंग, आयोजना नियोजना करना, ऑर्गेनाइजिंग संगठित करना, डायरेक्टिंग निर्देश देना, कंट्रोलिंग नियंत्रण करना। Based largely on his own experience, he developed his concept of administration. The 14 principles of management propounded him were discussed detail in his book published in 1917, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्री एट जनरल। ये फ्रांस की भाषा का शब्द है। बाद में इट वॉज पब्लिश्ड इन इंग्लिश एज जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इन 1949 एंड इज वाइडली कंसिडर्ड एज फाउंडेशनल वर्क इन क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी। तो ये हेनरी फेयोल के बारे में हमने पढ़ा। फ्रांस के रहने वाले थे, मैनेजमेंट के थिंकर थे, अपने 14 सिद्धांत दिए और एक पुस्तक लिखी, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। अब हम आगे पढ़ें। द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एज गिवन बाय हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल द्वारा दिए गए प्रबंध के 14 सिद्धांत। 14 सिद्धांत यहां पर इंग्लिश में इनकी हेडिंग लिखी है, अगली स्लाइड में हिंदी में इनकी हेडिंग है और उसके बाद डिटेल में एक एक करके इनको पढ़ेंगे। डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप पेन, रफ पन्ना, रफ पेपर, रजिस्टर, पेंसिल जो भी हो लेकर के बैठिएगा और इनको लिखिए, अपने नोट्स बनाइए। डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, subordination of individual interest to general interest, remuneration of personal employees, centralization, scalar chain, order, equity, stability of personnel, initiative, spirit de corps। ये 14 सिद्धांत हैं जो हेनरी फेयोल ने प्रबंध के दिए। अब हिंदी में कैसे पढ़ते हैं। कार्य विभाजन, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व, अनुशासन, आदेश की एकता, निर्देश की एकता, सामान्य हित के सामने व्यक्तिगत हित गौण, कर्मचारियों को पारिश्रमिक, केंद्रीयकरण, श्रेणी श्रृंखला, व्यवस्था, समानता, कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व, पहल और सहयोग की भावना।
ये 14 सिद्धांत हेनरी फ्योल के हैं जो हिंदी में आपने स्लाइड्स में देखे। अब एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। सबसे पहला जो प्रबंध का सिद्धांत दिया वो है डिवीजन ऑफ वर्क, श्रम विभाजन, कार्य का विभाजन। वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और जॉब्स, कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटिए। अ ट्रेंड स्पेशलिस्ट हु इज कंपिटेंट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ईच जॉब, हर एक जॉब के लिए, हर एक टुकड़े के लिए, हर एक काम के लिए वह व्यक्ति जो ट्रेंड हो, प्रशिक्षित हो, स्पेशलिस्ट हो, विशेषज्ञ हो, कॉम्पिटेंट हो, उसे लगाइए। 10 डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, इसीलिए श्रम विभाजन का जो सिद्धांत है विशेषज्ञता की ओर जाता है। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल ने कहा है द इंटेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क is to produce more and better work for same effort। डिवीजन ऑफ वर्क कहां तक होना चाहिए कि मोर एंड बेटर वर्क फॉर सेम एफर्ट। हम कोई प्रयास करें, दो प्रयास हम करें, तो जिस प्रयास में ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से काम हो सके वो इंटेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क है। स्पेशलाइजेशन इज द मोस्ट efficient way to use human effort। विशेषज्ञता मानवीय प्रयास आयास को दक्ष रूप से प्राप्त करने का तरीका है। इन बिजनेस वर्क कैन बी परफॉर्म्ड मोर efficiently if it is divided into specialized tasks। इन बिजनेस व्यवसाय में वर्क कैन बी परफॉर्म्ड मोर efficiently if it is divided into specialized tasks, यदि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए। Thus in a company we have separate departments for finance, marketing, production and HRD, human resource development etc। इसीलिए हम कंपनी में देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के विभाग होते हैं, वित्त विभाग, विपणन विभाग, उत्पादन विभाग, मानव संसाधन विकास विभाग। तो डिवीजन ऑफ वर्क में हम क्या देखते हैं, काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, हर काम के छोटे छोटे भाग जॉब के लिए ट्रेन्ड पर्सन, स्पेशलिस्ट पर्सन, कॉम्पिटेंट पर्सन को लगाना, ये डिवीजन ऑफ वर्क का सिद्धांत है। और इस डिवीजन ऑफ वर्क के कारण ही हम देखते हैं कि कंपनी में विभिन्न प्रकार के विभाग भी होते हैं। आगे देखें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। प्राधिकार और उत्तरदायित्व। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, अथॉरिटी is the right to give orders and obtain obedience, and responsibility is the corollary of authority। अथॉरिटी क्या है? आदेश देने की क्षमता, पावर, एंड ऑब्टेन ओबीडियंस यानी आपके आदेश की पालना की जाए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व क्या है? वो इसकी कोरोलरी है, उपप्रमेय है। देयर शुड बी ए बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राधिकार और उत्तरदायित्व में संतुलन होना चाहिए। An organization should build safeguards against abuse of managerial power। एक संगठन को चाहिए कि जो प्रबंधकीय शक्तियां होती हैं उसका अब्यूज, उसका दुरुपयोग ना हो। एट द सेम टाइम ये भी होना चाहिए मैनेजर शुड हैव नेसेसरी अथॉरिटी टू कैरी आउट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और साथ ही साथ मैनेजर को इतनी अथॉरिटी भी होनी चाहिए कि वो अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन का पालन कर सके। अब एक उदाहरण यहां लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल a sales manager has to negotiate a deal with a buyer। एक सेल्स मैनेजर को किसी क्रेता के साथ कोई डील करनी है कंपनी की। she or he finds that if she or he can offer credit period of 60 days, he or she is likely to clinch the deal which is supposed to fetch the company net margin of say rupees 50 crore। अब मैनेजर को लगता है, वो जो भी हो, पुरुष हो महिला हो, उसे लगता है कि यदि
बायर को 60 डेज की क्रेडिट दे दी जाए, उधार दे दी जाए, तो कंपनी को 50 करोड़ का नेट मार्जिन मिल सकता है। Now the company gives powers to manager to offer a credit period of only 40 days. अब कंपनी ने अथॉरिटी दे रखी है मैनेजर को कि आपको 40 दिन की पावर है। दिस शोज दैट देयर इज इम्बैलेंस इन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये एग्जांपल है कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में इम्बैलेंस है, असंतुलन है। इन दिस केस मैनेजर शुड बी ग्रांटेड अथॉरिटी of offering credit period of 60 days in the interest of company। ऐसी स्थिति में प्रबंधक को प्राधिकार देना चाहिए, अधिकार देना चाहिए कि उस 60 दिन का क्रेडिट पीरियड दे ताकि कंपनी का फायदा हो। तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा कि दोनों एक दूसरे के साथ चलती है, ठीक है, पर संतुलन बनाना पड़ता है, किसको कितनी मैनेजरल पावर देनी है और ताकि उसका दुरुपयोग भी ना हो और कंपनी का काम भी चल जाए, ये दोनों चीजें देखनी है। डिसिप्लिन, अनुशासन, जैसे दैनिक जीवन में डिसिप्लिन का बहुत महत्व है, जीवन के हर क्षेत्र में महत्व है, ऐसे इंडस्ट्री में भी, बिजनेस में भी डिसिप्लिन, अनुशासन का महत्व है। अकॉर्डिंग टू फेयोल, डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। डिसिप्लिन का मतलब है हर स्तर पर अच्छे सुपीरियर्स हों, सीनियर्स हों, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स, बहुत ही ट्रांसपेरेंट, स्पष्ट, बहुत ही फेयर को हम ये कहेंगे बहुत ही क्लियर, बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं बिना किसी छिपाव के समझौते हों, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, जो दंड है वो नियमानुसार लगाए जाए। अब एक उदाहरण से इसको स्पष्ट करें। Suppose management and labor union have entered into an agreement whereby workers have agreed to put in extra hours without any additional payment to revive the company out of loss। यानी मान लीजिए कंपनी है जो घाटे में जा रही है, अब उसको घाटे से उबारने के लिए श्रम संघ ने, लेबर यूनियन ने और प्रबंधकों ने एक समझौता किया जिसमें मजदूरों ने कहा कि हम एक्स्ट्रा काम करेंगे ताकि कंपनी को, बिना पैसों के एक्स्ट्रा काम करेंगे ताकि कंपनी को घाटे से निकालें उस समय बिना पैसों के, जिस समय घाटा चल रहा है। अब इन द रिटर्न द मैनेजमेंट इज प्रॉमिस टू इंक्रीज वेजेस ऑफ वर्कर व्हेन द मिशन इज अकम्प्लिश्ड। और प्रबंधकों ने प्रॉमिस करा, उनसे वादा किया कि जब भी यह कार्य पूरा हो जाएगा यानी कंपनी लॉस से बाहर आ जाएगी, उस समय उनको इंक्रीज्ड वेज दे देंगे। Here discipline when applied would mean that workers and management both honor their commitments without any prejudice towards one another। यहां पर डिसिप्लिन का अर्थ है कि पहली स्थिति में तो मजदूर कमिटमेंट को निभाएं, बिना पैसों के ओवरटाइम करें, और दूसरी स्थिति में प्रबंधकों को चाहिए कि जब स्थिति प्राप्त हो जाए, मिशन पूरा हो जाए और कंपनी फायदे में आ जाए तो उनको वेजेस बढ़ा दी जाएं। यह डिसिप्लिन के अंतर्गत आता है। तो हमने अब तक 3 सिद्धांत पढ़े। पहला पढ़ा डिवीजन ऑफ वर्क, हमने पढ़ा डिवीजन ऑफ वर्क, श्रम विभाजन। दूसरा पढ़ा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। तीसरा पढ़ा अनुशासन, डिसिप्लिन। अब चौथा यूनिटी ऑफ कमांड, निर्देश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। अकॉर्डिंग टू फेयोल, ये आदेश की एकता, अकॉर्डिंग टू फेयोल देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस ऑफ एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। यानी हेनरी फेयोल के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी का केवल और केवल एक बॉस होना चाहिए। इफ एन एम्प्लॉयज गेट ऑर्डर्स फ्रॉम टू सुपीरियर्स एट द सेम टाइम, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड। यानी यदि किसी एम्प्लॉय को, मजदूर को, श्रमिक को यदि एक समय में एक साथ 2 सुपीरियर ऑर्डर दें तो आदेश की एकता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है।
The principle of unity of command states that each participant in a formal organization should receive orders from and be responsible to only one superior. यानी आदेश की एकता का सिद्धांत ये कहता है कि किसी संगठन में किसी व्यक्ति को केवल एक सुपीरियर से ऑर्डर मिलने चाहिए और वो एक के प्रति ही उत्तरदायी होना चाहिए। फ्योल गिव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू दिस प्रिंसिपल। हेनरी फ्योल ने इसे बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल बताया। ही फेल्ट दैट इफ दिस प्रिंसिपल इज वायलेटेड, उन्होंने महसूस किया कि यदि यह सिद्धांत का उल्लंघन होता है तब बहुत हौच-पौच हो जाएगा। अथॉरिटी अंडरमाइंड, अथॉरिटी का कोई मतलब नहीं रहेगा। डिसिप्लिन इज इन जियोपार्डी, अनुशासन है वो भंग होगा। ऑर्डर डिस्टर्ब्स, आदेशों की पालना नहीं होगी। स्टेबिलिटी थ्रेटन्ड, स्थायित्व को खतरा होगा। दिस इज टू प्रिवेंट कंफ्यूजन रिगार्डिंग टास्क टू बी डन। तो जो कार्य किया जाना है उसको दूर करने के लिए भी आवश्यक है कि आदेश की एकता हो। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, निर्देश की एकता। All the units of an organization should be moving towards the same objectives through coordinated and focused efforts. एक संगठन की सभी इकाइयों को समान उद्देश्य के लिए समन्वित रूप से और फोकसित होकर अपने प्रयास करने चाहिए। Each group of activity having same objective must have one head and one plan. यानी समान लक्ष्य वाली जो क्रियाएं हैं उनका एक हेड, शीर्ष और एक योजना होनी चाहिए। यह यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, निर्देश की एकता का सिद्धांत है। अब प्रश्न उठता है कि एक तरफ यूनिटी ऑफ कमांड है, एक तरफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, तो इनमें अंतर क्या है? आदेश की एकता और निर्देश की एकता समान प्रतीत होते हैं। अब हम इनमें अंतर, डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है वन सबऑर्डिनेट should receive order from and should be responsible to only one superior. एक अधीनस्थ को अपने वरिष्ठ से एक ही वरिष्ठ से आदेश मिले और वह एक ही वरिष्ठ के प्रति उत्तरदायी हो। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहती है ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। यह सिद्धांत ये कहता है निर्देश की एकता का कि जो समान उद्देश्य वाली क्रियाएं होती हैं उनका शीर्ष एक होना चाहिए, हेड एक होना चाहिए, मालिक एक होना चाहिए और उनका एक प्लान होना चाहिए, उनकी एक ही तरह की आयोजना योजना बननी चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहती है? इट प्रिवेंट्स ड्यूअल सबऑर्डिनेशन, यानी दोहरी अधीनस्थ वाली जो व्यवस्था इसको रोकती है। निर्देश की एकता इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज, जो क्रियाएं हैं इनके अति व्यापन को रोकती है। यूनिटी ऑफ कमांड अफेक्ट्स इंडिविजुअल एम्प्लॉय, जो आदेश की एकता है वो व्यक्तिगत कर्मचारी को प्रभावित करती है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अफेक्ट्स द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, निर्देश की एकता संपूर्ण संगठन को प्रभावित करती है। तो महत्वपूर्ण अंतर है यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। अब आगे देखें, रेन्यूमरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारियों को मानदेय, वेज। The overall pay and compensation should be fair to both employees and organization. जो कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति और जो पैसा मिलना होता है, तनख्वाह मिलती है, वेतन मिलता है, वो कर्मचारी के लिए और संगठन दोनों के लिए फेयर होनी चाहिए, जस्टिफाइड होनी चाहिए, दोनों के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस, उनको अच्छे दाम मिलने चाहिए, वाजिब दाम मिलने चाहिए। which should give them at least a reasonable standard of living, यानी वो अपने जीवन यापन को कर सके, कम से कम इतना तो मिले, उससे ज्यादा मिलना चाहिए पर कम से कम इतना तो मिले। एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ कंपनी, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि कंपनी की पेइंग कैपेसिटी में भी वो तनख्वाह आती है कि नहीं आती है। इन द अदर वर्ड्स, रेन्यूमरेशन शुड बी जस्टिफाइड एंड इक्विटेबल, यानी हम दूसरे शब्दों में कहें तो मानदेय न्यायपूर्ण होना चाहिए
और समतापूर्ण होना चाहिए। तो यह सिद्धांत कर्मचारियों के मानदेय से संबंधित है। अब हम पढ़ें केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। पावर बिल्कुल केंद्र में हो या उसको अलग अलग जगह पर डेलीगेट किया हुआ है, यह इस सिद्धांत में पढ़ेंगे। द सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन, whereas dispersal among more than one person is known as decentralization। यानी निर्णय लेने की अधिकार प्राधिकृत होना, अगर ये सेंट्रलाइज्ड हो, अगर ये संकेंद्रित हो एक जगह तो इसे सेंट्रलाइज्ड कहेंगे, और यदि एक से ज्यादा लोगों में इसको वितरित किया गया है तो उसे डिसेंट्रलाइज्ड कहेंगे, विकेंद्रीकृत कहेंगे। अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल, there is a need to balance subordinate involvement through decentralization with manager। फेयोल के अनुसार सबॉर्डिनेट्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, मैनेजर्स की पावर को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, लेकिन फाइनल अथॉरिटी सेंट्रलाइजेशन के पास रहनी चाहिए। द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन विल डिपेंड अपॉन सर्कमस्टांसेस इन विच द कंपनी इज वर्किंग। कितना केंद्रीकरण हो यह कंपनी की स्थितियों पर निर्भर करता है, पर यह भी एक सिद्धांत है। स्केलर चेन, स्थैतिक श्रृंखला। एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट। एक संगठन में कुछ वरिष्ठ होते हैं, कुछ अधीनस्थ होते हैं। द फॉर्मल लाइन्स ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोअर रैंक आर नोन एज स्केलर चेन। जो उच्च से निम्न पद पर जो औपचारिक रूप से प्राधिकृत रेखा है उसे हम स्केलर चेन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू फेयोल, organizations should have a chain of authority and communication that runs from top to bottom and should be followed by managers and subordinates। तो हम पढ़ें ऑर्गेनाइजेशन, संगठन should have a chain of authority, उनमें अधिकारों की एक श्रृंखला होनी चाहिए। and communication, संवाद that runs from top to bottom, उच्च से निम्न पर जो संवाद जाए, लेटर जाए, कम्युनिकेशन हो, should be followed by managers and subordinates। इसकी पालना की जानी चाहिए प्रबंधकों और अधीनस्थों द्वारा। Let us consider a situation, एक चित्र बनाया गया देखिएगा पास में है, where there is one head A, एक हेड है A, who has two lines of authority under him or her। इसके चार्ज में दो अथॉरिटी है, एक अथॉरिटी एक लाइन है BCDEF और दूसरी लाइन ऑफ अथॉरिटी है LMNOP। अब इफ E इन वन लाइन, यानी एक रेखा में ABCDE में E है कोई, इसको उस दूसरी रेखा ALMNOP में O से बात करनी है, तो बात कैसे करनी चाहिए? E to D, D to C, C to B, B to A, to L, to M, to N, then to O। This is due to the principle of scalar chain being followed in this situation। ठीक है, तो स्केलर चेन, स्थैतिक श्रृंखला का सिद्धांत हमने पढ़ा। ऑर्डर, व्यवस्था। अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल, people and material must be in suitable places at appropriate time for maximum efficiency। सही समय पर सही स्थान पर लोग और सामग्री होनी चाहिए ताकि अधिकतम दक्षता मिले। The principle of order states that a place for everything, that is everyone, and everything in its place। हर व्यक्ति, हर वस्तु के लिए एक स्थान होना चाहिए और हर स्थान, हर वस्तु अपनी जगह पर होनी चाहिए। एसेंशियली इट मीन्स ऑर्डरलीनेस, यानी सब कुछ व्यवस्थित हो। यह भी मैनेजमेंट का एक सिद्धांत है। अब हम पढ़ें इक्विटी, अगला सिद्धांत समानता। गुड सेंस एंड एक्सपीरियंस आर नीडेड to ensure fairness to all employees who should be treated as fairly as possible according to Henry Fayol। The principle emphasizes kindliness and justice in the behavior of managers toward workers। This will ensure loyalty and devotion। ये सिद्धांत ये कहता है कि समान व्यवहार करना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए, दया का भाव रखना चाहिए।
ताकि वर्कर्स की लॉयल्टी और उनका डिवोशन बढ़े। तो ये सिद्धांत भी हमने देखा। अब नेक्स्ट दो सिद्धांत, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, कार्मिक जो काम करते हैं उनके कार्यकाल में स्थायित्व। एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल के अनुसार कर्मचारियों का हेर फेर जो होता है वो न्यूनतम होना चाहिए ताकि संगठनात्मक दक्षता बरकरार रखी जा सके। पर्सनल should be selected and appointed after due and rigorous procedure। यानी आप जिसको नौकरी में रखते हो ठोक बजा करके लो, बट वन सेलेक्टेड, एक बार सेलेक्ट कर लिया, दे शुड बी केप्ट एट देयर पोजीशन फॉर मिनिमम फिक्स टेन्योर। उनको एक निश्चित न्यूनतम कार्यकाल के लिए तो रखे एक बार सेलेक्ट करने के बाद। दे शुड हैव स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, उनके कार्यकाल में स्थायित्व होना चाहिए। दे शुड बी गिवन रीजनेबल टाइम टू शो रिजल्ट्स, उनको पूरा पर्याप्त समय देना चाहिए ताकि वो परिणाम प्रदर्शित कर सकें, कुछ रिजल्ट्स दे सकें, कुछ आउटपुट दे सकें। अगला सिद्धांत इनिशिएटिव, पहल का सिद्धांत। वर्कर्स शुड बी एनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर इंप्रूवमेंट अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल। यानी कोई वर्कर यदि सुधार के लिए कोई बात कहता तो उसकी पहल का स्वागत किया जाना चाहिए। इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। पहल का मतलब है व्यक्तिगत तौर पर अभिप्रेरित होने का पहला चरण। इट इज थिंकिंग आउट एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान, यानी कोई काम योजना के बारे में सोचना और उसको क्रियान्वित करना। इट इज वन ऑफ द ट्रेड्स ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन। बुद्धिमान व्यक्ति का एक गुण होता है ये पहल करना। इनिशिएटिव शुड बी एनकरेज, पहल करने को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन महत्वपूर्ण बात, बट इट डज नॉट मीन गोइंग अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस ऑफ द कंपनी फॉर सेक ऑफ बीइंग डिफरेंट। कई बार कई लोग अपने आप को अलग दिखाने के लिए कुछ बात कह देते हैं, कुछ सुझाव दे देते हैं, तो कंपनी के बने बनाए जो मापदंड हैं, जो विधि है, कानून है, नियम है, उनके विपरीत सिर्फ अलग दिखने के लिए कुछ कहना वो इनिशिएटिव में नहीं आता है। इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। और आखिरी 14वां सिद्धांत फ्रांस की भाषा का शब्द है स्पिरिट डी कॉर्प, यूनियन इज स्ट्रेंथ, संगठन में शक्ति होती है। मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंधकों को चाहिए कि वे कर्मचारियों के मध्य एकता की भावना को उत्पन्न करे, बढ़ावा दे और उनके मध्य सामंजस्यता बढ़े। मैनेजमेंट should promote teamwork, especially in large organizations, because otherwise objective would be difficult to realize। बड़े संगठनों में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए टीम वर्क को बढ़ावा देना आवश्यक है। it will also result in loss of coordination। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर समन्वय का अभाव होगा। A manager should replace I with we, मैं को हटा के हम करें in all his conversation with workers to foster team spirit। यानी टीम भावना को बढ़ाने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करना चाहिए। तो ये हमने हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत पढ़े। इन 14 सिद्धांतों को हमने डिटेल में पढ़ा है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, आपके BTER की परीक्षा के हिसाब से यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके टेस्टों के हिसाब से भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हेनरी फ्योल के प्रबंध के 14 सिद्धांत क्या हैं। टॉपिक देखिए, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए स्मार्ट आर्ट आप ये देख रहे हैं, प्रबंध के कार्य, स्टेफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, कुछ कार्य लिखे हुए मैनेजमेंट के, इनको अब हम पढ़ें। प्लानिंग, योजना बनाना, is the purpose of ascertaining in advance what is supposed to be done and who has to do it। एडवांस में योजना बनाना, क्या करना है, कौन इसे करेगा, कैसे करना है, दिस इज प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग, संगठन बनाना, इज द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन of specifying grouping tasks, duties, authorizing power, designating resources needed to carry out a particular system।
ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है एक किसी विशेष टास्क को बनाने के लिए, एक्टिविटीज को करने के लिए क्या ड्यूटीज है ये बनाना, शक्तियों को प्राधिकृत करना, संसाधनों को देना ताकि एक सिस्टम को चलाया जा सके। स्टाफिंग इज ऑब्टेनिंग द बेस्ट रिसोर्सेज फॉर द राइट जॉब। स्टाफिंग का मतलब है श्रेष्ठ संसाधनों को लगाना, सही कार्य के लिए लगाना। कंट्रोलिंग इज द मैनेजमेंट ऑपरेशन ऑफ कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशनल अचीवमेंट टुवर्ड्स अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटेंशंस। जो संगठन की वांछनीयताएं हैं उनको प्राप्त करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए नियंत्रण स्थापित करना। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। समन्वय ऐसा कार्य जो प्रबंध के सारे कार्यों को जोड़ता है। इट इज द कॉमन थ्रेड दैट रन्स ऑल एक्टिविटीज सच एज परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस टू एंश्योर कंटिन्यूटी इन द वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक संगठन के जो विभिन्न विभाग होते हैं, क्रय, उत्पादन, विक्रय, वित्त, इन सबको जोड़ने का एक धागा है समन्वय। डायरेक्टिंग, निर्देश देना, दिस इज द डिसीजन मेकिंग एंड डेलीगेटिंग स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स टू एग्जीक्यूट देम। निर्णय लेना और संगठित होकर के सुव्यवस्थित निर्देश देना, आदेश देना, उनकी पालना करवाने के लिए। इस प्रकार से हमने इस लेक्चर में हेनरी फ्योल के प्रबंध के 14 सिद्धांत पढ़े और प्रबंध के कार्य पढ़े। तो आज आपका जो ये लेक्चर हुआ है इसमें हमने जो 2 भाग पढ़े हैं वो आपके इस चैप्टर का चैप्टर 1.2 है जो अब कंप्लीट होता है। 1.1 में हमने मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन इन शब्दों को पढ़ा, इनमें अंतर पढ़ा, समानताएं पढ़ी। 1.2 में हमने वैज्ञानिक प्रबंध, उसकी परिभाषा, उसके लक्षण, उसके उद्देश्य, उसके लाभ, उसका दर्शन पढ़ा, मानसिक क्रांति पढ़ी। और आज के इस लेक्चर में हमने हेनरी फ्योल के प्रबंध के 14 सिद्धांत पढ़े और प्रबंध के कार्य पढ़े हैं। धन्यवाद।